जय हिंद। तो आज का हमारा टॉपिक है पेपर 6 का निबंध का पारंपरिक खेल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले हमने अभी और विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और इसके अलावा स्पेस, इन सब टॉपिक पे निबंध ला चुके हैं। तो अब ये पारंपरिक खेल जो है ये उसी का ही एक, उसी श्रृंखला में ही अगला निबंध है। और ये बहुत आसानी से आप इसको टैकल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है आपके चारों ओर था, बस इसको आपको संगठित करना है और एक जगह एकत्रित करना है कि क्या क्या इसमें हो सकता है। तो जैसे पारंपरिक खेल है तो हम इसका इंट्रो कैसे शुरू कर सकते हैं, किसी पंक्ति से इंट्रो शुरू करेंगे। जैसे कि पहले आप देखते थे कि गलियों में बच्चे खेलते रहते थे और शोर शराबा होता रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। तो उससे रिलेटेड आप एक पंक्ति लिख सकते हैं और फिर एक मतलब एक उसी में ही नीचे फिर क्या कर सकते हैं आप पैराग्राफ में निष्कर्ष बोल रहा हूँ, ये इंट्रो अपना लिख सकते हैं पंक्ति लिखने के बाद। फिर उसके बाद आप पारंपरिक खेल एक बताएंगे कि पारंपरिक खेल जो होता है उसकी परिभाषा बताएंगे कि क्या होता है पारंपरिक खेल, पारंपरिक का मतलब क्या होता है। इसके बाद फिर आप बताएंगे कि खेल हैं कौन कौन से। तो एक एक पेज में लगभग लगभग वो सारे खेल आप बता देंगे। फिर उसके बाद उन कुछ खेलों का इतिहास होगा तो आप उस इतिहास को बता देंगे। इसके बाद आप जब इतिहास बता देंगे तो आप ये बताइए कि इनके लाभ क्या हैं, इनके महत्व क्या है। अच्छा, इसके बाद फिर आप बताइए इसकी चुनौतियां क्या है। अच्छा, जब ये सब हो जाए तो फिर सरकार ने इसके लिए क्या प्रयास किया है, तो जो सरकारी प्रयास है वो हम बताएंगे। इसके बाद हम ये बताएंगे, कुछ समाधान बताएंगे कि इस तरीके से और बढ़ा सकते हो। और फिर अंत में हम अपना इसको जो है कंक्लूड कर देंगे, अपना कंक्लूजन बता के। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी एक अप्रोच होगी और बहुत जल्दी, मतलब 15-20 मिनट से ज़्यादा का ऐसे नहीं होगा ये। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें आगे। तो आप इसमें जैसे यही सब इसमें आता है, शामिल रहता है। तो एक ये पंक्ति है जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, आप इसको लिख सकते हैं कि धूल से सजे मैदान थे, हंसी की थी बहार, हर खेल में बसता था अपनापन अपार, समय की आंधी में बिखर गए वे रंग हजार, आओ फिर सजाएं अपनी विरासत का संसार। एक ये आप पंक्ति लिख सकते हैं। इसके बाद आप ये एक इंट्रो है जो पैराग्राफ में है, जो पीछे सब कुछ लिखा हुआ है उसी का वर्णन ही है। जैसे कि एक समय था जब सूर्यास्त होने के बाद, जब सूर्यास्त के साथ ही गांव की गलियां बच्चों की खिलखिलाहट और उत्साह से जीवंत हो जाती थी। कहीं कबड्डी की पुकार गूंजती थी, कहीं खो खो की तेज दौड़ सबका ध्यान आकर्षित करती थी, तो कहीं गिल्ली डंडा और पिट्ठू जैसे खेल बच्चों के जोश और सामूहिक आनंद का केंद्र बन जाते थे। इन खेलों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इनके लिए न महंगे उपकरण, ना ही अत्याधुनिक खेल सुविधाओं की, और खुला मैदान, कुछ साथी और उत्साह ही इनके लिए पर्याप्त थे। किंतु बदलता समय, तीव्र शहरीकरण, डिजिटल तकनीक, इन सब के प्रसार ने इन जीवंत खेल संस्कृति को धीरे धीरे क्या कर दिया, मोबाइल स्क्रीन और वर्चुअल गेम्स तक सीमित कर दिया। परिणाम स्वरूप जो खेल है हमारे, वो खेल ही नहीं, परिणाम स्वरूप केवल खेल ही नहीं बदले, बल्कि उनसे जुड़े सामाजिक संबंध, सामूहिक सहभागिता, सांस्कृतिक मूल्य भी प्रभावित हुए। ऐसे परिवर्तित परिदृश्य में भारतीय पारंपरिक खेलों का संरक्षण और संवर्धन केवल मनोरंजन या खेल नीति का विषय नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक समरसता, स्वस्थ जीवन शैली, भावी पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का राष्ट्रीय दायित्व है। तो इस तरीके से आप इसकी भूमिका बता सकते हैं। आप जब छोटे रहे होंगे तो आप सब खेलते रहोगे, ऐसा तो है नहीं कि आप लोग ये सब बिना देखे ही बड़े हो गए होंगे, सीधे आप पैदा होते ही मोबाइल चलाने लगे होंगे। तो ये सब चीज़ें आप भी देखे होंगे, तो इसको ऐसे रिलेट करके एक इंट्रो बना सकते हैं आप। और फिर उसके बाद इस लाइन को आप चपका दीजिए कि ना हारने का शौक, ना जीतने का गुरूर था, उन पुराने खेलों में एक अलग ही सुरूर था। मोबाइल की स्क्रीन ने छीन ली वो मैदानों की धड़कन, कंचों की खनक और कबड्डी में ही असली जीवन था या सुकून था। ये लिख सकते हैं, राइमिंग बना सकते हैं। फिर उसके बाद अब हम देखेंगे कि पारंपरिक खेल होता क्या है। इतने देर से हम पारंपरिक पारंपरिक या परंपरागत भी आ जाए तो ऐसा नहीं घबराना कि उधर तो पारंपरिक लिखा था। तो परंपरागत पारंपरिक एक ही होता है। वे खेल, मतलब पारंपरिक खेल वे खेल हैं जो किसी समुदाय की सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय पहचान से जुड़े होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं तथा समूह द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से खेले जाते हैं। ये क्या बोला है, समूह द्वारा स्वीकृत नियमों, मतलब इसको ओलंपिक एसोसिएशन या राष्ट्रमंडल खेल एसोसिएशन या भारतीय जो खेल परिषद है ये सब डिसाइड नहीं कर रहे हैं। आप चार लोग खेलते हो, आप नियम बदल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो बोल रहा है कि समूह द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से खेले जाते हैं।
तो आपको याद रखना है कि पारंपरिक खेल की परिभाषा बतानी है। तो जैसे आपने पहले बताया, पहले आपने कुछ पंक्तियां लिखी, पंक्ति के बाद जो मैंने आपको वही गली वाली बताई कि गलियां जो है बच्चों के खेल से, उनकी आवाज़ से भर जाती थी, ये वाली आपको लाइन लिखना है, मतलब पूरा इंट्रो पैराग्राफ लिखना है। इसके बाद फिर अगले पेज में आपको जो है परिभाषा लिखनी है पारंपरिक खेल की। फिर इसके बाद आगे क्या लिखना है मैं बताता हूँ। अब देख लीजिए कुछ खेल जैसे पिट्ठू हो गया, जब फिर अब आपको लिखना है कि जैसे कि आप पारंपरिक खेल की परिभाषा दे दिए, उसके बाद आपको बताना है कि इस प्रकार पारंपरिक खेल कुछ इस प्रकार हैं, जैसे पिट्ठू हो गया, फिर जैसे कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, मलखम्ब हो गया, गिल्ली डंडा, पिट्ठू, यही। फिर इसके बाद जैसे कबड्डी है अपना, खो खो है, मलखम्ब है, ठीक है, कबड्डी हो गया। इसमें क्या ग्रुप में लोग खेल रहे हैं, तो ग्रुप में खेल रहे हैं तो एक क्या सामूहिकता की भावना भी आती है, आगे इसके लाभ महत्व में चीजें आ जाएंगी। फिर उसके बाद जैसे खो खो है, इसमें भी अकेले नहीं खेल रहे हो आप, जैसे काफी लोग मिलके खेल रहे हो, 5 लोग, 10 लोग, 8 लोग, 20 लोग ऐसे मिलके खेल रहे हैं। एक नियम, एक मतलब नियम के अनुसार एक संख्या होती है, पर उसके अलावा आप गली मोहल्ले में खेलने के लिए कोई नियम तो चाहिए नहीं। फिर उसके बाद मलखम्ब है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है ये। फिर गिल्ली डंडा हो गया, इसके बाद आपका ये पिट्ठू हो गया, फिर शतरंज हो गया जिसको चतुरंग भी कहा जाता था, ठीक है, चतुर लोग खेलते थे, हिसाब से याद रखिए। फिर कलारी पट्टू हो गया, ये केरल का खेल है। इसके बाद आप देखिए थांगटा, तो ये मणिपुर का है, थांगटा जो है, तो इसमें भी ऐसे तलवारबाजी वाला जो है कृत्य किया जाता है। फिर मल्ल युद्ध हो गया। इसके बाद आप देखिए जल्लीकट्टू हो गया, तो आपने कई मूवी देखी होगी साउथ की, उसमें ये बहुत ज़्यादा दिखाता है, तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा ये फेमस है। और पेटा इसको लेकर के बहुत बार बोल चुका है कि मतलब ये खेल जो है इसमें जानवरों को हिंसा पहुंचाई जाती है, ऐसा कुछ करके। तो ये जल्लीकट्टू ऐसा खेल है। फिर उसके बाद कंचे, आप देख ही रहे हैं, खेले भी होंगे आप। फिर उसके अलावा लट्टू हो गया, इसके अलावा आंख में चौली हो गया, इसके अलावा रस्सा कस्सी हो गया, फिर रस्सी कूद है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो एक एक बार और नज़र डालते हैं हम कि इसमें कौन कौन से खेल आते हैं। तो देखिए लट्टू हो गया, फिर कंचे हो गए, जल्लीकट्टू हो गया, मल्ल युद्ध हो गया, फांगटा हो गया, कलारी पट्टू हो गया, चतुरंग या शतरंज हो गया, पिट्ठू हो गया, गिल्ली डंडा हो गया, मलखम्ब हो गया, खो खो हो गया, कबड्डी हो गया। फिर यहाँ सब मिक्स में है, तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है ये सारे खेल। अब इन्हीं सब खेलों को आगे इन्हीं में जो छोटी छोटी चीजें निकल के आएगी, जैसे कि विशेषता जब लिखेंगे तो महत्व लिख देंगे, विशेषता जब लिखेंगे तो बताएंगे इसमें क्या क्या होता था, कैसे खेला जाता था, छोटी छोटी चीजें, वो सब आगे देखेंगे। तो ये आपको एक पेज में आपका ये पूरा आ जाएगा। और आपको जो खेल याद आते हो और ऐसे जो गरिमापूर्ण खेल है उसका नाम उसका लिखिएगा। और या आप जैसे हर अलग अलग क्षेत्र में उन खेलों का नाम बदल जाता है, तो आप बेसिक, अगर आपको ऐसा लगता हो कि इस खेल को इस जगह पे किसी और नाम से भी जाना जाता है तो ब्रैकेट में वो भी लिख दीजिएगा। अब ये खेल ऐसे हैं, पारंपरिक हैं, मतलब बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, बहुत पुराने हैं, तो इनका कुछ तो हिस्ट्री होगा जो हमको पता होगा, या हमको ये सिंधु घाटी सभ्यता में दिखते होंगे, या हो सकता है हमको ये कहाँ दिखते होंगे, महाभारत में, रामायण समय में, तो कहीं ना कुछ खेल नजर आते होंगे। तो उसी तरीके से एक इतिहास देखते हैं उन खेलों का। तो जैसे खो खो है, तो खो खो का इतिहास कम से कम 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक माना जाता है। और ऐसा बोलते हैं कि जो कबड्डी है और जो खो खो है, ये कुछ खेल तत्वों का उल्लेख महाभारत में ही मिलता है, जिसकी रचनात्मक जिसका रचनाकाल 300 ईसा पूर्व ईस्वी से पहले माना जाता है। मतलब कुल जब आपको ये बोलना है कि जो कबड्डी है और जो खो खो है, इनका जिक्र महाभारत में मिलता है। अब वो महाभारत में किस जगह पे मिलता है ये भी अभी आगे बताऊंगा मैं। तो जो अभिमन्यु द्वारा चक्रव्यूह को भेदने की घटना का संबंध है, तो कुछ विद्वान कबड्डी और खो खो जैसे खेलों में विकसित होने वाले कौशल जैसे गति, दिशा परिवर्तन और रणनीति से जोड़ते हैं। तो वो जो चक्रव्यूह बना हुआ था, तो जिस तरीके से कबड्डी खेलते हैं, आपको सबके किससे बचना होता है कि किसी से टच नहीं हो जाए, इस तरीके से बचना होता है। और जैसे खो खो खेलते हैं तो आपको बैठना होता है, उठना होता है, कोई आपको टच नहीं कर दे, सब चीज़ें होती हैं। तो उसी में जैसे बोल रहा है कि गति, दिशा परिवर्तन और रणनीति की, सामने वाला मेरे को आगे से पकड़ने आएगा कि पीछे से पकड़ने आएगा, किस तरीके से मैं भाग जाऊं, बच जाऊं, तो ये सब तमाम चीज़ें जो हैं खो खो कबड्डी में होती है। तो ये कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि जो अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में फंसा था, वो कबड्डी और खो खो से संबंधित खेल जो है वहीं से निकला है, ऐसा माना जाता है। फिर चतुरंग हो गया, जो भारत का एक प्राचीन बोर्ड गेम था, जो समय के साथ अनेक परिवर्तनों से गुजरते हुए यूरोप पहुंचा और आगे चलकर आधुनिक शतरंज बन गया। तो जो चतुरंग है, ये भी बहुत पुराना खेल है और ये यूरोप गया, फिर वहां से इसका नाम शतरंज हो गया, चेस बोला जाने लगा जिसको।
इसके अलावा मलखम्ब जैसे, तो जो मलखम्ब है ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के समय बाल भट्ट दादा देवधर ने इसे व्यवस्थित प्रशिक्षण पद्धति के रूप में विकसित किया था। इसका उपयोग सैनिकों एवं पहलवानों के शारीरिक प्रशिक्षण में किया जाता था। जैसे आप देखते थे मलखम्ब में, आप देखेंगे कि एक खम्भ होता है और इसमें ऊपर चढ़ा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब उनको सैनिकों को क्या होता था, किलों में चढ़ना होता है, पेड़ों में चढ़ना, ऊपर चढ़ाई चढ़ना होता था। तो ये तमाम चीजें जो हैं उनको इस तरीके से प्रशिक्षण दे करके खेल खेल के माध्यम से उनको प्रशिक्षित किया जाता था। और इसी में एक अच्छी चीज ये आप देखेंगे कि जो मलखम्ब है इसको 1936 के बर्लिन ओलंपिक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी पहचान मिली, जहां इसे कबड्डी, खो खो, योग जैसी अन्य पारंपरिक भारतीय विधाओं के साथ प्रदर्शित किया गया था। तो मलखम्ब को 1936 में बर्लिन ओलंपिक में प्रदर्शित भी किया जा चुका है। और मलखम्ब में आप ये भी लिखेंगे कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, और कुछ खिलाड़ियों के नाम भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो चौपड़ है, जिसको आप पासा बोल सकते हैं, लूडो जैसा बोल सकते हैं, तो जो चौपड़ है, महाभारत में चौपड़ का प्रसिद्ध उल्लेख मिलता है। वो इस तरीके से रहता है, आप देखे होंगे, जिसके चक्कर में शकुनी ने सबको नाश कर दिया था, है ना। फिर मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में विशाल चौपड़ का मैदान बनवाया था। तो आधुनिक लूडो का विकास इसी खेल से हुआ है। मतलब लूडो और चौपड़ एक नहीं है, आप ये समझिए। लूडो और चौपड़ अलग अलग गेम है। जो चौपड़ हो गया, पासा हो गया, उससे डेवलप हुआ है क्या, आपका ये लूडो। तो आप लूडो भी लिख सकते हैं पारंपरिक खेल। तो जो चौपड़ है वो महाभारत में चौपड़ का वही जो शकुनी जो खेलता है ना, वो वही चीज के बारे में बोल रहा है। फिर मुगल सम्राट अकबर ने क्या किया था, फतेहपुर सीकरी में एक बड़ा सा चौपड़ का मैदान बनवाया था। और उसमें क्या होता था, ये जो नृत्यांगना होती थी, इनको गोटियों की जगह इनको दौड़ाया चलाया जाता था। ये चीज उसमें होती थी। समझ रहे हैं सर, राजा महाराजाओं को। फिर जो शतरंज है मैं आपको बता दिया हूँ। तो शतरंज चतुरंग का जन्म लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी में भारत में हुआ, ठीक है। फिर यह आधुनिक शतरंज का मूल रूप माना जाता है। भारत से यह फारस पहुंचा, जहां इसे शतरंज कहा गया, और बाद में यूरोप में आधुनिक चेस विकसित हुआ। तो इसके बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी आप लिख सकते हैं। डी गुकेश हो गया, ठीक है, प्रज्ञानंदा हो गया, और आनंद विश्वनाथ हो गए, विश्वनाथन आनंद हो गए, ये सब हो गए। फिर कलारी प, कलारी पयट्टू जो है, ये विश्व की सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट में से एक है, और इसका विकास केरल में हुआ है। इसकी परंपरा लगभग 3000 वर्ष पुरानी मानी जाती है, और इसका उपयोग सैनिकों एवं योद्धाओं को प्रशिक्षण में किया जाता था। तो मैंने आपको दिखाया था, वो तलवारबाजी कर रहे हैं दो लोग, तो एक भाला रखा हुआ है, एक तलवार रखा हुआ है। तो ये केरल का एक बहुत अच्छा पारंपरिक खेल है। तो ये आप लिख सकते हैं केरल से, कलारी से केरल, केरल याद रखिए, और ऐसे आप लिख दीजिएगा। और विश्व की सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट है, याद रखिएगा, 3000 वर्ष पुरानी लगभग। फिर जो थांगटा है, यह मणिपुर की पारंपरिक युद्ध कला है। ये भी लगभग लगभग जो है आपका, जो पीछे हमने देखा कलारी पयट्टू, वैसे ही होता है। थांग का अर्थ तलवार और टा का अर्थ होता है भाला, ठीक है। इसका इतिहास भी 1000 वर्ष पुराना माना जाता है, और मणिपुर के राजाओं की सैन्य परंपरा का महत्वपूर्ण भाग है ये। तत्पश्चात अब हम इसके पहले, तो हमने देखो अभी क्या देखा, इसके पहले आपको इंट्रो बताना है अच्छे से। वो 4 लाइनें आपको बढ़िया से डाल देनी हो, गली मोहल्ले वाली। अच्छा, फिर उसके बाद आपको इन जो आप पंक्तियां डाल देंगे, तो इंट्रो में ही आपको फिर वो पैराग्राफ जो मैंने आपको बोला, उसमें आप बढ़िया पैराग्राफ में वो बताइए कि गली में पहले आवाज़ गूंजती थी, ये सब होता था। फिर तीसरे पेज में आप आकर के क्या करिए, पारंपरिक जो खेल है उसकी आप क्या बता दें, परिभाषा बता दें। ठीक है, परिभाषा आपने बता दी। परिभाषा बताने के बाद आप क्या करें, जो खेल हैं वो सब बता दें, कि जैसे पिट्ठू हो गया, चौपड़ हो गया, शतरंज हो गया, ये सब बता दें खेलों के नाम। खेलों के नाम जब आप बता देंगे, इसके बाद आप बता दें क्या, क्या बताएंगे आप इसके बाद, इसके बाद आप बताएंगे इसका इतिहास, कि कौन से खेल का इतिहास किस समय से संबंधित है, ये सब आप चीज़ें उसमें बता देंगे। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। अब हम बताएंगे विशेषता, तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, तो एक नज़र उसमें डालें अगर अपन विशेषताओं में। तो आप देखिए कि इसकी विशेषता, आप नॉर्मल सा आप अपने से ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए, अंदाजा लगाइए क्या होगा। क्या इसके लिए कोई स्टेडियम चाहिए, क्या इसके लिए कोई आपको इक्विपमेंट, खो खो खेलने के लिए आपको कोई सामान नहीं चाहिए, लोग चाहिए, बस हो गया। इसके अलावा आपको पेट्रोल खेलना है तो कुछ नहीं चाहिए, आप कागज से, पॉलीथीन से एक बॉल बना सकते हैं, और सड़क पे ही आपको पत्थर मिल जाएंगे साथ, आप उसको रख लीजिए, ये खेल सकते हैं। इसके अलावा जो और खेल इसमें खेले जा रहे हैं, कबड्डी खेले जा रहे हैं, तो कबड्डी खेलने के लिए आपको सिर्फ इंसान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
तो इनकी विशेषता क्या है कि ये कम लागत वाले हैं। ठीक है, अब आपको क्रिकेट खेलना है तो बैट चाहिए, विकेट चाहिए, बॉल चाहिए, ये 3 चीज़ तो चाहिए। चलो विकेट नहीं भी चाहिए तो बैट और बॉल तो चाहिए ही चाहिए। अब जिसका बैट होगा वो गुस्सा गया तो वो लेके चला जाएगा, जिसकी बॉल है वो गुस्सा गया तो लेके चला जाएगा। लेकिन अगर आप खो खो खेल रहे हैं, पिट्ठू खेल रहे हैं, तो कोई कुछ लेके क्या जाएगा, आप 4 लोग चले जाएंगे, 4 लोग और आ जाएंगे। तो इसमें कोई पैसा नहीं लगना, फिर महंगे उपकरणों की आवश्यकता नहीं है, स्थानीय संसाधनों पर आधारित होता है। वही जैसे मैंने बताया आपको, पत्थर मिल गया, पत्थर से खेलने लगे। फिर कम स्थान में खेले जा सकने वाले खेल है। अब खो खो है, वो एक गली में यहाँ किनारे भी खेला जा सकता है। पर क्या क्रिकेट और फुटबॉल खेला जा सकता है? खो खो खेलने में किसी घर का कांच नहीं टूटेगा, किसी की बाइक की हेडलाइट नहीं टूटेगी, पर क्रिकेट खेलने में हो सकता है टूट जाए। फिर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है बहुत ज़्यादा। फिर सभी आयु वर्ग के लिए उपयुक्त है। अब जैसे चौपड़ खेलना है तो दादाजी खो खो नहीं खेल सकते, चौपड़ खेल सकते हैं, शतरंज खेल सकते हैं। फिर सरल नियम और आसान संचालन होता है। ऐसा नहीं है कि डकवर्थ लुईस नियम लग गया है कि अब आप सोचते रहो कि बारिश हो गई तो कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये सब कुछ होना ही नहीं है। सरल नियम एकदम सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देता है। लाइट चली गई, सब लोग मिलके खेलने लगे। फिर पर्यावरण के अनुकूल है, इसको खेलने के लिए कहीं पे जमीन नहीं लेनी, उसमें मैदान नहीं बनाना, ठीक है, कोई पेड़ नहीं काटना, ये सब चीज़ें। तो ये बहुत सिंपल सिंपल है, आप आराम से इसको जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़े होते हैं। जैसे थांगटा देखा था हमने, कलारी पट्टू देखा था हमने, ये सब वहाँ, जल्लीकट्टू हो गया, ये सब वहाँ के ट्रेडिशन से, लोकल ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं। अब पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित। अब आप की दादी खेलती थी, अब पोता हो गया या बेटा हो गया तो बेटे ने देखा, फिर बेटे से उसके बेटे ने देखा, तो ये सब आगे चढ़ता यही, ये कोई किताब में नहीं लिखा हुआ है ना घर में कि ये खेल खेला जाता था, अब जो पोता है वो खेलेगा। तो ये ऐसा होता है कि वो देख, जैसे पोता दादी के साथ खेल रहा है तो पोता सीख गया, लूडो खेल रहा है, चंदा कौड़ी खेल रहा है, कुछ भी खेल रहा है वो सीख गया। फिर शारीरिक विकास में भी सहायक है। खो खो खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, इसके अलावा पिट्ठुल खेल रहे हैं, दौड़ना पड़ता है उसमें, लुका छुपी खेल रहे हैं, आंख मिचौली खेल रहे हैं। तो इन सब में क्या होता है, इंसान को चलना पड़ता है। अब कुछ खेल ऐसे हैं जिसमें आप बैठ के खेलते हो, जैसे चौपड़ हो गया, शतरंज हो गया, लूडो हो गया, ये सब बैठ के खेलोगे। लेकिन इसके अलावा अन्य जो खेल हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दौड़ भाग करनी पड़ेगी। फिर मानसिक विकास में सहायक होता है। जैसे कंचा खेल रहे हैं आप, तो कितना कंसंट्रेशन की जरूरत होती है कंचा खेलने में, ठीक है, इतना आसान नहीं कंचा खेलना। गिल्ली डंडा खेल रहे हैं तो एकदम आपको गिल्ली उछलेगी और आपको निशाना लगाना है, एकदम सटीक टाइमिंग होनी चाहिए उसके लिए, भाला फेंकने जैसे। फिर उसके बाद टीम भावना और नेतृत्व का विकास, भाला फेंक भी आप लिख सकते हैं ट्रेडिशनल गेम में, तो नीरज चोपड़ा जी आ जाएंगे उसमें। फिर टीम भावना और नेतृत्व का विकास होता है, जैसे कि होता है ना कि मतलब एक बंदा ऐसा होता है जो सबको जोड़ के लेके आ जाता है और वही खिलाता है, और फिर अगर वो चला गया तो फिर सबका मन लगना बंद हो जाता है। तो एक टीम भावना बनती है, लीडरशिप डेवलप होती है धीरे धीरे यहीं से, अनुशासन और खेल भावना विकास होता है धीरे धीरे। फिर मनोरंजक और स्वास्थ्यवर्धक भी है, समावेशी और सर्वसुलभ भी है, आधुनिक तकनीक पर निर्भर नहीं है, और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप होता है, और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में सहायक होता है। तो ये सब आपको लिखना है। इसके अलावा अब लाभ देख लीजिए, तो कुछ लाभ होंगे, तो कौन कौन से लाभ होंगे, इसके लाभ होंगे आपके शारीरिक लाभ होंगे, फिर इसके बाद आपके मानसिक लाभ होंगे, फिर इसके बाद आपके और कौन से लाभ होंगे, सांस्कृतिक लाभ होंगे, फिर आपके सामाजिक लाभ होंगे, ठीक है ना। तो ये तमाम इसके लाभ होंगे जो हम आगे देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले आप देखिए शारीरिक लाभ। तो शारीरिक लाभ क्या है कि शरीर को स्वस्थ बनाएगा, ठीक है। इंसान जो आज बोलते हैं 10,000 स्टेप्स चलो, 10,000 क्या 1 लाख स्टेप्स हो जाते हैं ऐसे खेलने में। तो शरीर को स्वस्थ और सक्रिय बनाएगा, सहन शक्ति, फुर्ती और संतुलन बढ़ाएगा, मोटापा एवं जीवन शैली संबंधी जो रोग हैं उनको कम करेगा। इसके अलावा आप मानसिक लाभ देखिए, तो एकाग्रता व निर्णय क्षमता बढ़ाएगी, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास करेगी, तनाव कम करने में सहायक होगी। जैसे कि इतने सारे होमवर्क दे दिए जाते हैं बच्चे को, बच्चा 3 बजे स्कूल से आया, 4-5 बजे ट्यूशन चला गया, फिर उसके बाद घर आया तो मम्मी का मोबाइल या पापा का मोबाइल लेके बैठ गया। अब वो उसके जीवन में शनिवार छोड़ दें आप, संडे छोड़ दें आप, तो कुछ भी नहीं बचा उसके जीवन में। अब उस एक दिन में वो क्या खेल लेगा, क्या वो सारे समय स्कूल जाता है, उसके मोहल्ले के लोग अलग अलग स्कूल जा रहे हैं, तो क्या दोस्ती बनाएगा मोहल्ले में। तो ये सब चीज़ें हो रही। तो मानसिक लाभ इसमें ऐसा होता है देखिए, कि वो बंदा या बंदी जो है, लड़का या लड़की जो भी है, एकाग्रता और निर्णय क्षमता बढ़ेगी उसकी। जैसे कि मान लीजिए वो क्या खेल रहा है, आंख मिचौली खेल रहा है, तो आंख बंद करके लोगों को ढूंढ रहा है, तो उसमें क्या है, वो किसी को पकड़ा तो उसके स्पर्श से वो जान जाएगा कि मेरा कौन सा दोस्त है कौन सा दोस्त नहीं है, इस तरीके से। फिर आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। खेलते रहेंगे, अगर उसको प्रोत्साहन मिलेगा, वो अच्छा खेलता रहेगा, तो वो क्या होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा,
तनाव कम करने में सहायक है। स्कूल का स्ट्रेस है बच्चे को कि मतलब ज़्यादा होमवर्क मिल गया है या इस तरीके की चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें कम होंगी। और वो स्कूल के अलावा भी दूसरे लोगों के लिए भी सहायक है। फिर सामाजिक लाभ वही है कि टीम भावना बढ़ेगी, सहयोग विकसित होगा। इसके अलावा क्या होगा, भाईचारा और सामाजिक समरसता बढ़ेगी, सभी आयु वर्ग के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित होगी। फिर सांस्कृतिक लाभ है कि लोक संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण होगा, स्थानीय पहचान और विरासत को बढ़ावा मिलेगा, और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ेगा। ये कि मतलब दादी से पोते में चला गया या दादाजी से फिर पोती में आया, आगे आया, ऐसा। आर्थिक लाभ क्या होगा, खेल पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, जैसे जल्लीकट्टू देखने जाते हैं बहुत सारे लोग, या फिर जो आपने थांगटा देखा था उसको देखने जाते हैं बहुत सारे लोग। अब कबड्डी होती है, खो खो होती है, मल्ल युद्ध होते हैं, जैसे नाग पंचमी के दिन देखते होंगे आपकी कुश्ती होती है, मल्ल युद्ध होते हैं, वो सब देखने जाते हैं लोग। मल्ल युद्ध का आप एक उदाहरण ये भी लिख सकते हैं कि जो जरासंध और भीम के बीच में हुआ था महाभारत काल का, वो भी लिख सकते हैं। फिर आर्थिक लाभ है, खेल पर्यटन बढ़ेगा, स्थानीय खेल उपकरण उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा, खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों के लिए रोजगार के अवसर जुड़ेंगे। तो ये सब चीजें हैं। अब हमने इसके लाभ देख लिए, उसकी विशेषताएं देख ली। अब हम देखेंगे कुछ चैलेंजेस। तो कुछ चैलेंजेस होंगे, जैसे चैलेंजेस क्या होंगे कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, और जो अभी आज के समय में आपका मोबाइल आ गया, पबजी वगैरह हो गया, फ्री फायर गेम हो गए, इसके अलावा और जो चीज़ें हो गई हैं, तो इन सब की वजह से पारंपरिक खेल जो हैं ये क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चा है घर में, और बच्चा बदमाशी ना करे, तो उसको बाहर खेलने की बजाय क्या किया जाएगा, मोबाइल थमा दिया जाएगा। अब वो मोबाइल में गेम खेलेगा, तो उसकी दुनिया उतने में ही सिमट गई। अब वो कुछ ज़्यादा चीज़ें सीख नहीं पाएगा, आंख अलग खराब कर लेगा, माइग्रेन का दर्द अलग पाल लेगा। तो चुनौतियाँ क्या क्या हैं, यही सब चुनौतियाँ हैं। पहली चुनौती आप देखिए क्या है उसकी। उसकी पहली चुनौती ये है कि सरकारी निवेश और वित्तीय सहायता की कमी है, प्रभावी नीतियों के क्रियान्वयन में कमी है, मानकीकृत नियमों का अभाव है, शोध एवं प्रलेखन मतलब डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कई गेम तो ऐसे खत्म हो गए। ठीक है, कई गेम ऐसे थे जो खत्म हो गए। फिर डिजिटल युग में घटती रुचि, वही मोबाइल में घुसे हुए हैं, मोबाइल में ही चला रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं या जो भी गेम उसमें खेल रहे हैं, वही सब खेल रहे हैं बच्चे। फिर बदलते जीवन शैली और समय का अभाव। तो जैसे वही मैंने बोला, 3 बजे बच्चा स्कूल से आ रहा, मैं बच्चे को इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि पारंपरिक खेल, अब खो खो वगैरह जो है, जो बच्चा शुरू से खेलता रहेगा वो आगे चल के खेलेगा। कोई किसी ने शुरू से खो खो नहीं खेला तो कॉलेज में जाके एकदम से खो खो खेलना शुरू नहीं कर देगा। तो बदलती जीवन शैली की, वो 3 बजे स्कूल से ही आ रहा, फिर ट्यूशन चला गया, फिर रात हो गई, तो वो क्या खेलने जाएगा। और समय का अभाव। फिर पारंपरिक ज्ञान की पीढ़ियों तक हस्तांतरण कम होना, अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई, जॉइंट फैमिली है नहीं, तो उसको कौन बताएगा उसकी चीज़ें। तो न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से जो ट्रेडिशन है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा। और व्यवसायीकरण की कमी है, कि मतलब इन चीज़ों को प्रमोट करने वाला कोई नहीं है। क्यों प्रमोट करने वाला, क्यों नहीं है, स्पॉन्सर क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि कोई स्टार इसमें नहीं है। फिर खेल संघ और संस्थागत समर्थन का अभाव, मतलब लोग इनसे शर्म खाते हैं, बचते हैं कि अरे ये सब कौन खेलता है, गिल्ली डंडा खेलने वाली चीज़ है क्या, इस टाइप से। फिर उस मतलब टैबू अटैच है उनके साथ। और प्रतियोगिताओं का सीमित आयोजन होना, कि मतलब आगे इस पे कुछ प्रोत्साहन नहीं मिलना। जैसे कोई आप देखते होंगे कि क्रांति गौड़ है जो छतरपुर की थी, है ना, तो क्रांति गौड़ जो है डीएसपी बन जाती। अभी वर्ल्ड कप जब 2025 का जब वुमेन्स ने जीता, तो क्रांति गौड़ क्या था, वो डीएसपी बन जाती, लेकिन उनका ग्रेजुएशन ही नहीं था। ठीक है, तो वो वंचित रह गए उससे। फिर उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन का प्रभाव, तो ये मैं यहाँ ही बताना चाह रहा हूँ कि वो तो क्रांति गौड़ थी, क्रिकेट खेल रही थी, ठीक है, वो डीएसपी से बड़ा पद है उनके पास, क्रिकेट खेल रही हैं। लेकिन जो बंदा क्या खेल रहा है, कंचे खेल रहा है, गिल्ली डंडा खेल रहा है, इसके अलावा जो ऐसा खेल खेल रहा है जिसपे स्पोर्ट्स नेशनल लेवल में कुछ नहीं हो रहा है, तो बच्चा क्या आगे करेगा, वो 12वीं के बाद तो भूल ही जाएगा, वो सब उसको छोड़ना ही पड़ेगा। फिर वैश्वीकरण के कारण विदेशी खेलों का बढ़ता आकर्षण, प्रतिभाओं की पहचान एवं प्रोत्साहन का अभाव, पुरस्कार एवं सम्मान की सीमित व्यवस्था। ठीक है, 101 रुपये दे दिए उसको सरपंच जी ने, अब वो क्या करेगा उस 101 रुपये का, समझ रहे हैं। प्रशिक्षित रेफरी और निर्णायकों की कमी, हम ही राजा हम ही मंत्री, किसी को नहीं पता क्या नियम होता है। ठीक है, जो शक्तिशाली वही नियम बना लिया। महिला सहभागिता में क्षेत्रीय समानता है, अब जैसे जब तक लड़की है, मतलब बालिका है, बच्ची है, तब तक वो खेलेगी। जैसे ही अब वो मान लीजिए युवा हो गई, तो या फिर मान लीजिए किशोर अवस्था में आ गई, तो घर वाले खेलने से मना करेंगे, अब उसका ग्रुप बदल जाएगा, और जो लड़कियों का ग्रुप होगा उसमें भी वो खेला जाएगा। तो मतलब यही है कि उसको आगे जिले में खेलने जाना, कहीं खेलने जाना है, तो वो सब खेलने नहीं दिया जाएगा। सब महावीर फोगाट नहीं है। फिर खेल सामग्री के मानकीकरण का अभाव। तो ये तमाम चुनौतियां हैं, आप लिख सकते हैं। फिर ये भी है कि अभिभावकों और समाज की कम प्राथमिकता, कि मतलब माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा क्रिकेट खेले, बच्चा फुटबॉल खेले, बैडमिंटन खेले, ऐसा गेम खेले
जो हम बता सकें कि ये खेलता है। लेकिन अगर वो कंचा खेल रहा है तो माँ बाप बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। अगर वो लट्टू खेल रहा है, या फिर वो लुका छुपी खेल रहा है, आंख मिचौली खेल रहा है, या फिर पिट्ठुल खेल रहा है, तो ये सब चीज़ें जो जो टैबू अटैच है, या जो इसके लिए प्रिजुडाइस है, पूर्वाग्रह है, वो खत्म करना पड़ेगा। लेकिन वो चुनौती बना हुआ है। फिर इनका पाठ्यक्रम और खेल शिक्षा में कोई समावेशन ही नहीं है। पारंपरिक खेलों के डिजिटलीकरण और प्रचार प्रसार की कमी है। और कोई निजी क्षेत्र जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इस क्षेत्र में अभाव है इस चीज़ का। और स्थानीय आयोजन भी नहीं होते हैं, ठीक है, पैसा ही नहीं मिलता। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसकी चुनौतियां हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही। सरकार जो है इसके लिए बहुत अच्छा ध्यान दे रही है। अभी आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इस पे हुई है। तो जैसे राष्ट्रीय खेल नीति, तो 1 जुलाई 2025 को खेलो भारत नीति 2025 जो है, इसका नाम दिया गया है राष्ट्रीय खेल नीति का। जो पहली नीति 1984 में आई थी, फिर उसके बाद 2001 में आई, और उसके बाद अब 2025 में आई है। अब आप इसके अंदर क्या प्रोविजन है ये सब आपको नहीं लिखना है। फिर खेलो इंडिया के अंतर्गत पारंपरिक स्वदेशी खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे देखेंगे हम कि खेलो इंडिया के कौन कौन से एडिशन हो रहे हैं। फिर फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, जिसमें आप देखते थे कि कोई जैसे अनुराग ठाकुर खेल मंत्री थे पहले, राज्य खेल मंत्री थे, तो वो कोई वीडियो बना के डाल रहे हैं अपना। ठीक ठीक है, आनंद वर्धन सिंह राठौड़ थे, वो कुछ बनाते थे। तो इससे बड़े बड़े लोग अपना वीडियो बनाते हैं और डालते हैं ताकि लोग प्रमोट हो। रवि किशन जैसे लोग डाल रहे हैं मनी नाम या दाम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो एनईपी 2020 में भारतीय खेलों और शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया है। इसमें बोला गया है कि उसको खेल गतिविधि में सब कुछ सिखाया जाए। फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गई, ये कुछ अच्छा काम कर रही है। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पारंपरिक खेल प्रतियोगिताओं का नियमित आयोजन किया जा रहा है। कि जैसे कोई विधायक जी हैं, उन्होंने कुश्ती का आयोजन कराया, विधायक जी ने किसका कलारी पट्टू का, जल्लीकट्टू का आंदोलन आंदोलन बोल रहा हूँ कि आयोजन करवाया। अब उस आयोजन में बहुत सारे लोग आएंगे तो उनको वोट मिल जाएगा। फिर ग्रामीण और जनजातीय खेल महोत्सवों का आयोजन किया जा रहा है। फिर स्टेडियम स्टेडियम भी बना दिए जा रहे हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें सरकार कर रही है। फिर खिलाड़ियों को क्या दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, अच्छे अवार्ड दे रही है, वित्तीय सहायता दे रही है। राष्ट्रीय खेल महासंघों को मान्यता और वित्तीय सहायता दे रही है कि कबड्डी एसोसिएशन बना दिया गया इस तरीके से। फिर विद्यालय और विश्वविद्यालयों को फंडिंग दी जा रही है इसके लिए। सांस्कृतिक उत्सवों एवं मेलों में पारंपरिक खेलों का आयोजन कराया जाता है। फिर जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी खेलों के संरक्षण की पहल की गई है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और यूनेस्को एवं इंटरनेशनल ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स एसोसिएशन जो है, ये भी सहयोग कर रहा है अपना इन चीज़ों में। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो सरकार कर रही है। अब देखिए, अब आपको लिखना है, इसके पहले तो आप लिख देंगे जो कर रही है वो। फिर आपको ये लिखना है कि जो खेलो इंडिया स्कीम है, खेलो इंडिया जो गेम है, इसके अंदर क्या क्या होता है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम है पहला तो। फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है। खेलो इंडिया विंटर गेम है। खेलो इंडिया पैरा गेम है दिव्यांग लोगों के लिए। खेलो इंडिया बीच गेम है, जो कोस्टल इलाके हो गए उनके लिए। इसके अलावा तो इसमें देख लीजिए, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, कौन सा यूथ खेलेगा, यूनिवर्सिटी खेलेगी, विंटर गेम खेले जाएंगे, पैरा गेम्स और बीच गेम्स, ठीक है। इसके अलावा सबसे जो करंट में अच्छी चीज़ हुई है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो है, इसका आयोजन किया गया। ये पहला एडिशन था इसका, ठीक है। कहाँ किया गया इसका, ये 25 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल 2026 में हुआ। कहाँ हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा, इन जगहों पे आयोजन हुआ। और इसमें भाग लेने वाले जो केंद्र और राज्य थे, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य थे, कितने थे, 30 थे। 7 पदक जो खेल थे कौन कौन से थे, तीरंदाजी था, एथलेटिक्स था, कबड्डी था, वॉलीबॉल था, बॉक्सिंग था, वेट लिफ्टिंग था, हॉकी था। तो ये तमाम चीज़ें हुई और 338 पदक कुल जीते गए। तो आपको ये सब याद नहीं रखना, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ के सरगुजा में हुआ, मार्च 2026, अप्रैल से लेकर के मार्च से अप्रैल 2026 के बीच में। और इसमें कौन कौन से खेल हुए, तो ये खेल को अच्छा प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। फिर लीग चलती है, तो कौन कौन सी लीग चलती है, प्रो कबड्डी लीग, अल्टीमेट खो खो आपका 2022 से शुरू हुआ। तो प्रो कबड्डी लीग 2014 से चल रहा है। कबड्डी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई इसने। फिर अल्टीमेट खो खो 2022 से हुआ, तो भारत की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित खो खो लीग थी ये। फिर कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ, और इस खेल मतलब इससे कबड्डी को वैश्विक विस्तार हुआ इसका। फिर खो खो वर्ल्ड कप हुआ, तो खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में ही हुआ, और इससे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली खो खो को। फिर आप देखेंगे कि जो एशियन गेम है, उसमें कबड्डी को आधिकारिक खेल के रूप में शामिल किया गया है। फिर आप देखेंगे जो मलखम्ब है, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। फिर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप एवं नेशनल खो खो चैंपियनशिप का नियमित आयोजन हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए, प्रो कबड्डी लीग, फिर जैसे इसमें
बहुत सारी अच्छी अच्छी टीम है, 12-13 टीम है कुछ इसमें। मुंबई वॉरियर्स, प्रो वॉरियर्स ऐसे करके नाम है, जैसे आईपीएल होता है। फिर 2025 में प्रथम खो खो वर्ल्ड कप का सफल आयोजन भारत में किया गया, जिससे खो खो को वैश्विक पहचान मिली। और प्रो कबड्डी लीग 2014 ने कबड्डी को विश्व की सबसे लोकप्रिय फ्रेंचाइजी लीगों में स्थान दिला दिया। और फिर वही अल्टीमेट खो खो जो है 2022 में हुआ ये। तो ये आपको क्या याद रखना है, ये लीग, पहले तो आपको याद रखना है कि सरकार जो है खेल नीति याद रखना है, खेलो इंडिया गेम याद रखना है, फिट इंडिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बोला गया है याद रखना। फिर उसके बाद आप इधर लिखना कि इतने सारे खेलो इंडिया यूथ गेम, यूनिवर्सिटी गेम, विंटर गेम, पैरा गेम्स, बीच गेम्स। इसके अलावा आप लिखना खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। फिर उसके बाद आप लिखना जो लीग हो रही है उसको लिखना बढ़ावा देने के लिए, प्रो कबड्डी लीग हो गई और खो खो। फिर प्रो कबड्डी लीग ये 2014 में स्टार्ट हुआ, और खो खो वर्ल्ड कप जो है 2025 में भारत ने ही किया, पहला आयोजन था ये। इसके अलावा अगर आपसे, आप भी इसमें कुछ सुझाव लिख दीजिए कि कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो आप सुझाव दीजिए कि जो स्कूल हैं, जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पारंपरिक खेलों को नियमित खेल गतिविधि के रूप में शामिल किया जाए। एनईपी 2020 जो है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके अनुरूप पाठ्यक्रम में पारंपरिक खेलों का समावेशन किया जाए। प्रत्येक जिले एवं संभाग में पारंपरिक खेल अकेडमी बनाई जाए। फिर राष्ट्र, राज्य, जिला, ग्राम इन स्तरों पर नियमित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए। और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, विश्व कप का नियमित आयोजन कर वैश्विक पहचान बढ़ाई जाए। प्रो कबड्डी लीग और अल्टीमेट खो खो की तर्ज पर अन्य पारंपरिक खेलों के लिए भी प्रोफेशनल लीग प्रारंभ की जाए। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मैदान, प्रशिक्षण केंद्र, उपकरण, इन सब का विकास किया जाए। मतलब कि जैसे क्रिकेट, फुटबॉल ये आपको मिलती है दुकान में, तो आपको पिट्ठुल भी मिलने चाहिए। इसके अलावा आपको जो गिल्ली डंडा है वो भी मिलना चाहिए ऑनलाइन। फिर जो प्रशिक्षक हैं, रेफरी हैं, टेक्नीशियंस हैं, इनकी आधिकारिक रूप से नियमित प्रशिक्षण दो और इनकी नियुक्ति करनी चाहिए। फिर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एवं खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने चाहिए, और उनको छात्रवृत्ति, अवार्ड ये सब फिर सीएसआर से खर्चा करना चाहिए। और जो पीछे चुनौतियां थी उनको ही सही कर देंगे आप, तो आपके समाधान हो जाएंगे वो। तो ये सब तमाम चीज़ें करनी है। इसमें एक अच्छा पॉइंट ये है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी पहलों के माध्यम से, जैसे हम एक भारत श्रेष्ठ भारत में क्या होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं। मेघालय वाले मध्य प्रदेश आए तो उन्होंने क्या देखा, मांडव देखा, या उन्होंने महेश्वर घूमने गए। मध्य प्रदेश वाले मेघालय गए तो वो ढोस दिए पहाड़ से नहीं, लेकिन वहां पे क्या करना, उनको वाटरफॉल देखने, सब देखने हैं। तो ऐसे एक भारत श्रेष्ठ भारत होगा, तो वहां जाके क्या करेंगे, वहां का खेल देखेंगे, वहां का खेल सीखेंगे। तो एक दूसरे जगह के पारंपरिक खेलों को सीख करके भी उनको बढ़ाया जा सकता है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। फिर एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स में भी इनको शामिल करना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें थी। अब निष्कर्ष है हमारा, और निष्कर्ष जो है बहुत अच्छा, आप, मैं स्क्रीन से किनारे होता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो निष्कर्ष से बोल रहा है कि जो पारंपरिक खेल है वो केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत नहीं है, बल्कि स्वस्थ, अनुशासित एवं जो स्वस्थ है, अनुशासित बनाती है और चरित्रवान युवा शक्ति के निर्माण का सशक्त माध्यम है। वर्तमान समय में जब नशे की बढ़ती प्रवृत्ति, डिजिटल लत और निष्क्रिय जीवन शैली, मतलब पड़े हैं एकदम अजगर की तरह, है ना, युवाओं के समक्ष गंभीर चुनौती बन रही है, तब पारंपरिक खेल उन्हें सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास, अनुशासन, राष्ट्र सेवा की क्या करेगा, इंस्पिरेशन देगा, प्रेरणा प्रदान करेगा। यदि सरकार, समाज और शैक्षणिक संस्थान और युवा मिलकर इन खेलों को जन आंदोलन का स्वरूप दें तो एक और भारत की सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित होगी, वहीं दूसरी ओर नशा मुक्त युवा, स्वस्थ समाज, सशक्त नागरिक तैयार होंगे। यही युवा शक्ति आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी पूंजी तथा विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की वास्तविक आधारशिला सिद्ध होगी। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, 3-4 चीजें बस आप याद रखना जो आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हो। पहला आप लिखना कि जैसे देखिए इंडिया में सबसे ज़्यादा अभी युवा है, 65% के आसपास। फिर आप देखते होंगे कि ये जो युवा है ये मादक पदार्थ सेवन में संलिप्त है। इसके अलावा आप क्या लिखेंगे इसमें कि जो जीवन शैली है, कौन सी वाली, निष्क्रिय वाली, जिसमें पड़े हैं बिस्तर पे फोन चला रहे हैं, तो इनको क्या करना है, टैकल करना है। इनको टैकल करने के लिए क्या करना है, आपको पारंपरिक खेल खेलने हैं, और पारंपरिक खेल खेलने हैं, प्रमोट करने हैं, मतलब इनका प्रोत्साहन बढ़ाना है। तो उससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि ये जो युवा है ये मादक पदार्थों से दूर जाएगा, इसकी सक्रिय जीवन शैली होगी निष्क्रिय से, और भारत जो है क्या बनेगा, विकसित भारत बनेगा। इसके अलावा आपका जो भारत है आत्मनिर्भर बनेगा,
ठीक है, विकसित, आत्मनिर्भर, ये सब चीज़ इसमें जोड़नी है, और वास्तविक आधारशिला जो है सिद्ध होगी। तो इस तरीके से आप जो है इसको डिकोड कर सकते हैं और मतलब अपने निष्कर्ष को ऐसे बना सकते हैं। क्योंकि भारत की एक बड़ी जनसंख्या युवा है, भारत की एक बड़ी जनसंख्या मादक पदार्थ के सेवन में संलिप्त है, और भारत की एक बड़ी जनसंख्या जो है डिजिटल लत में जो है घुसी हुई है और निष्क्रिय जीवन शैली जी रही है। तो इन सबको टैकल करने के लिए पारंपरिक खेल जो है एक बहुत अच्छा माध्यम है, जिसको क्या करके मतलब जिसको खेल करके और बड़े लेवल पे उसको प्रमोट करके सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा, राष्ट्र के द्वारा, राज्य के द्वारा, स्वयं युवाओं के द्वारा और व्यक्तिगत स्तर पे प्रमोट करके एक जन आंदोलन की तरह प्रमोट करके क्या किया जा सकता है, बड़े लेवल पे इसको अच्छा बनाया जा सकता है, जिससे निष्क्रिय जीवन शैली सक्रिय जीवन शैली बनेगी और विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, इन सबका लक्ष्य हासिल होगा। तो आई होप सो कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और ऐसे ही हम और अभी आपके लिए ऐसे लाते रहेंगे जब तक आपका मेंस नहीं हो जाता। तो आप इसको देखिए, अपने सुझाव दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।